जनरल अयूब खान अपनी आप बीती फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं, मैं 5 अक्टूबर को कराची पहुंचा और सीधा जनरल इस्कंदर मिर्जा से मिलने गया। वो लॉन में बैठे हुए थे, तल्ख, फिक्रमंद और मायूस। मैंने पूछा, क्या आपने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है? हाँ। क्या इसके सिवा कोई और चारा नहीं? नहीं, इसके सिवा कोई और चारा नहीं। मैंने सोचा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हालात ऐसे मोड़ तक पहुंच गए हैं कि ये सख्त कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये अपरिहार्य था। ये देश को बचाने की आखिरी कोशिश थी। इस बातचीत के 2 दिन बाद और 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शाम पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जनरल इस्कंदर मिर्जा ने संविधान को निलंबित कर दिया, असेंबली भंग कर दी और राजनीतिक पार्टियों को प्रतिबंधित करके पाकिस्तान के इतिहास का पहला मार्शल लॉ लगा दिया और उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। चूंकि पहली कोशिश थी, ऐसे में पहले मार्शल लॉ में मेरे प्यारे देशवासियों वगैरह जैसा कोई भाषण रेडियो पर नहीं दिया गया। टीवी तो खैर आया भी नहीं था। बस टाइपराइटर पर लिखा गया और एक फैसला रात के 10:30 बजे साइक्लोस्टाइल कर अखबारों के दफ्तरों और दूतावासों को भेज दिया गया। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि चंद फौजी दस्ते एहतियात के तौर पर रेडियो पाकिस्तान और टेलीग्राफ की इमारत को घेरे में लेने के लिए भेज दिए गए ताकि सनद रहे और जरूरत पर काम आ सकें। अधिकतर विश्लेषक मानते हैं कि ये वो अपरिहार्य फैसला था जिसने देश पर ऐसी काली रात थोप दी जिसके काले साए 60 साल बाद भी पूरी तरह छंट नहीं सके हैं। इस्कंदर मिर्जा के लिखे हुए फैसले की साइक्लोस्टाइल कॉपियां आने वाली नस्लों में बार बार बढ़ती रहीं। बस किरदार बदलते रहे, कहानी वही पुरानी रही। मिसाल के तौर पर देखें कि उस रात बांटे जाने वाले फैसले में लिखा था, मैं पिछले 2 साल से गंभीर चिंता के हालात में देख रहा हूं कि देश में ताकत की बेरहम रस्साकशी जारी है। भ्रष्टाचार और हमारी देशभक्त, सादी, मेहनती और ईमानदार जनता के शोषण का बाजार गर्म है। रखरखाव की कमी है और इस्लाम को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है कि मुझे यकीन नहीं रहा कि चुनाव से मौजूदा आंतरिक अराजकता के हालात बेहतर होंगे और हम ऐसी स्थिर सरकार बना सकेंगे जो आज हमारे सामने मौजूद बेशुमार और पेचीदा मसलों को हल कर सकेगी। हमारे लिए चांद से नए लोग नहीं आएंगे। यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के मुहाने तक पहुंचा दिया है, अपने मकसद हासिल करने के लिए चुनावों में धांधली से भी बाज नहीं आएंगे। ये लोग वापस आकर वही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। आपने देखा होगा कि बाद में आने वाले मार्शल लॉज में भी यही स्क्रिप्ट बदल बदल कर इस्तेमाल होती रही। इस्कंदर मिर्जा के मुताबिक लोकतंत्र मजाक बनकर रह गया है, लेकिन असल मजाक ये था कि जब ये मार्शल लॉ लगा उसके 3 महीने बाद चुनाव तय थे। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री मलिक फिरोज खान का सत्ताधारी गठबंधन चुनाव जीत जाएगा और ये भी नजर आ रहा था कि पार्टी के नेता शायद इस्कंदर मिर्जा को दोबारा देश का राष्ट्रपति न बनाएं। तो राष्ट्रपति को भलाई इसी में दिखाई दी कि लोकतंत्र को ही रॉकेट में बिठा के अंतरिक्ष में रवाना कर दें। बाहरी स्रोत भी इसका समर्थन करते हैं। मार्शल लॉ लगाए जाने से कुछ ही वक्त पहले ब्रितानी हाई कमिश्नर सर अलेक्जेंडर साइमन ने अपनी सरकार को जो खुफिया जानकारी भेजी उसमें दर्ज था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया है कि अगर चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली सरकार में नापसंदीदा लोग हुए तो वो इसका विरोध करेंगे। सर अलेक्जेंडर मिर्जा ने इसी दस्तावेज में लिखा था कि नापसंदीदा लोगों का मतलब वो सांसद हैं जो इस्कंदर मिर्जा को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट नहीं देंगे। इस्कंदर मिर्जा को लोकतंत्र और संविधान का किस कदर ख्याल था, इसकी एक मिसाल उनके सेक्रेटरी कुदरत उल्लाह शहाब की जुबानी मिलती है। शहाब अपनी आप बीती शहाबनामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने उन्हें बुलाया। उनके हाथ में पाकिस्तान के संविधान की एक कॉपी थी। उन्होंने उनसे किताब की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने इस कचरे को पढ़ा है। जिस संविधान की शपथ लेकर वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे, उसके लिए ट्रैश शब्द सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को लागू होने वाले जिस संविधान को मिर्जा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो संविधान पाकिस्तान की संसद ने उन्हीं के नेतृत्व में तैयार किया था। इस संविधान के तहत पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन की डोमिनियन से निकलकर एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश की हैसियत से उभरा था और इसी संविधान ने पाकिस्तान को इस्लामी लोकतंत्र घोषित किया था।
लेकिन एक अड़चन ये थी कि इस संविधान के तहत राष्ट्रपति के पद को प्रधानमंत्री के पद से बेहतर करार दिया गया था और इसमें 58(2)B किस्म की कुछ ऐसी बातें डाली गई थीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी भी वक्त बस यूं ही निकाल कर बाहर कर सकते थे। इस्कंदर मिर्जा ने शक की तलवार का वो इस्तेमाल किया कि उसके मुकाबले में 58(2)B कुंद छुरी दिखाई देती है। उन्होंने जिन प्रधानमंत्रियों का शिकार किया, जरा उनकी फेहरिस्त देखें। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल से 12 अगस्त 1955, उनका इस्तीफा संविधान लागू होने से पहले लिया गया था। चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956। हुसैन शहीद सोहरावर्दी 12 अक्टूबर 1956 से 17 सितंबर 1957। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर 17 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957। फिरोज खान नून 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958। पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की इस म्यूजिकल चेयर के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा यह किस्सा दोहराया जाता है कि मैं तो इतनी जल्दी धोतियां भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री बदल लेता है। इस्कंदर मिर्जा की महलाती साजिशों की झलक एक बार फिर शहाबनामा के पन्नों से देखें। इस्कंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल बने हुए 3 माह हुए थे कि शाम के 5 बजे मुझे घर पर मिस्टर सोहरावर्दी ने टेलीफोन करके पूछा, प्रधानमंत्री के तौर पर मेरी शपथ के लिए कौन सा दिन तय हुआ है। यह सवाल सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही बात मैंने उन्हें बताई तो मिस्टर सोहरावर्दी गुस्से में बोले, तुम किस तरह के निकम्मे सेक्रेटरी हो, फैसला हो चुका है, अब सिर्फ विस्तृत विवरण का इंतजार है। फौरन गवर्नर जनरल के पास जाओ और शपथ लेने की तारीख और समय पता करके मुझे खबर दो, मैं इंतजार करूंगा। मजबूरन मैं इस्कंदर मिर्जा साहब के पास गया। वो अपने चंद दोस्तों के साथ ब्रिज खेल रहे थे। मौका पाकर मैं उन्हें कमरे से बाहर ले आया और उन्हें मिस्टर सोहरावर्दी वाली बात बताई। ये सुनकर वो खूब हंसे और अंदर जाके अपने दोस्तों से बोले, तुमने कुछ सुना? सोहरावर्दी प्रधानमंत्री की शपथ लेने का वक्त पूछ रहा है। इस पर सबने ताश के पत्ते जोर जोर से मेज पर मारे और बड़े ऊंचे फरमाइशी कह कहे बुलंद किए। कुछ देर अच्छी खासी हुड़दंग जारी रही। इसके बाद गवर्नर जनरल ने मुझसे कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम सोहरावर्दी को बता दो कि शपथ ग्रहण का वक्त परसों के लिए तय हुआ है और चौधरी मोहम्मद अली प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। वहां से मैं सीधा मिस्टर सोहरावर्दी के यहां पहुंचा और उनको खबर सुनाई। ऐसा दिखाई देता था कि उनके साथ कुछ वादे हो चुके थे। उस नए सूरत हाल पर वो बहुत झल्लाए और मेरे सामने उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा, फिर वही पड़ोस की साजिश। लेकिन जैसा कि होता आया है, देश के राष्ट्रपति की पड़ोस की साजिशें खुद उन पर ही भारी पड़ गईं। इस्कंदर मिर्जा ने न सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को आर्मी चीफ बनवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से सिर्फ 3 महीने पहले उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया था। उन्हीं अयूब खान ने मार्शल लॉ के 20 दिन के अंदर इस्कंदर मिर्जा को जहाज में लदवाकर अंतरिक्ष में तो नहीं, पहले क्वेटा और फिर ब्रितानिया भेज दिया। आपने देखा होगा कि ये स्क्रिप्ट भी पाकिस्तान में इतनी चली है कि घिस पिट गई है। जो जिस आर्मी चीफ को लगाता है वही उसके कदमों तले से कालीन खींच लेता है। सवाल यह है कि कौन थे इस्कंदर मिर्जा जिन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पद को धोती बनाकर रख दिया था। इनकी तारीफ में सबसे पहले जो बात कही जाती है वो ये है कि इस्कंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते हैं। वही मीर जाफर जिन्होंने 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल के हुक्मरान सिराजुद्दौला की अंग्रेजों के हार में अहम किरदार अदा किया था और जिनके बारे में अल्लामा इकबाल कह गए थे, जफर अज बंगाल और सादिक अज दकन, नंग आदम नंग दी नंग वतन। इन्हीं इस्कंदर मिर्जा के बेटे हुमायूं मिर्जा ने एक किताब लिखी है, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने हैरतंगेज तौर पर कुछ और ही कहानी बयां की है। किताब के लेखक ने सिराजुद्दौला को बदमिजाज और बेरहम ठहराते हुए लॉर्ड क्लाइव के हाथों हार का जिम्मेदार उन्हें खुद ही करार दिया, तो दूसरी तरफ ये अजीबोगरीब बात भी ढूंढी कि जिन लोगों ने सिराजुद्दौला को तख्त पर बिठाया था उन्हीं के साथ इस नौजवान हुक्मरान ने बेवफाई की थी। उनका मतलब अपने बुजुर्ग मीर जाफर से है। वो आगे चलकर लिखते हैं कि उस लड़ाई से तकरीबन ठीक 200 साल बाद बंगाल का इतिहास कराची में दोहराया गया और मीर जाफर के पड़पोते इस्कंदर मिर्जा ने जिस अयूब खान को परवान चढ़ाया, उसी ने अपने मोहसिन के सिर से ताज ए सदारत नोच लिया। इस्कंदर मिर्जा भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे पहले सैन्य अफसर थे जिन्होंने ब्रितानिया के इंपीरियल मिलिट्री कॉलेज से प्रशिक्षण लिया था, लेकिन देश लौटने के बाद उन्होंने सिविल लाइन को तरजीह दी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में पॉलिटिकल अफसर भर्ती हो गए।
पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान ने उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया तो इस्कंदर मिर्जा उनकी जगह गवर्नर जनरल बन गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा है। इतिहास का हिस्सा ये भी है कि 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाने के बाद इस्कंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि संविधान को रद्द करके और संसद भंग करके उन्होंने वही डाल काट डाली है जिस पर वो बैठे थे। इस्कंदर मिर्जा के 7 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के बीच के 20 दिन बड़े व्यस्त गुजरे। इस दौरान पहले तो उन्होंने सेना के भीतर अयूब खान के विरोधी धड़े को शह देकर पहले तो अयूब खान का पत्ता साफ करने की कोशिश की। जब उसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटाकर प्रधानमंत्री बना डाला। लेकिन अयूब खान को बराबर इस्कंदर मिर्जा की महलाती साजिशों की खबर मिलती रही। वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं, हमें सूचना मिली कि उनकी बीवी बेगम नाहिद मिर्जा उनसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं कि जब तुमने एक गलती कर ही दी है तो अब अयूब खान का भी सफाया कर दो। मैं उनके पास गया और कहा कि आप क्या चाहती हैं? सुना है आप फौजी अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म देती फिर रही हैं। उन्होंने कहा आपको गलत खबर मिली है। मैंने कहा देखिए, ये अय्यारी और चालबाजी खत्म कीजिए, होशियार रहें, आप आग से खेल रहे हैं। हम सब आपकी वफादारी का दम भरते हैं, फिर आप ऐसी शरारत क्यों कर रहे हैं? अयूब खान ने भी भांप लिया था कि अगर संविधान ही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के पद का क्या मतलब है? संविधान की डाल ही नहीं रही तो उस पर राष्ट्रपति पद का घोंसला कैसे रहेगा? 27 अक्टूबर की रात जनरल बर्की, जनरल आजम और जनरल खालिद शेख इस्कंदर मिर्जा के घर पहुंच गए। नौकरों ने कहा कि साहब इस समय आराम कर रहे हैं, लेकिन जनरल इतनी आसानी से कहां टलते हैं। उन्होंने गाउन में ही राष्ट्रपति से पहले टाइप किए गए इस्तीफे पर दस्तखत लिए और कहा कि अपना सामान उठा लें, आपको इसी वक्त राष्ट्रपति निवास से निकलना होगा। इस्कंदर मिर्जा ने अपने ओहदे के बारे में कुछ बहस करने की कोशिश की, लेकिन बेगम नाहिद एक बार फिर ज्यादा समझदार साबित हुई और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, मगर मेरी बिल्लियों का क्या होगा?